एक ऐसी हत्या जिसमें नरेंद्र मोदी परिजनों से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन उनके परिजन नरेंद्र मोदी से मिलने से मना कर देते हैं और नरेंद्र मोदी को यह कहकर वापस लौटा देते हैं कि हमें आपकी कोई भी सहानुभूति नहीं चाहिए। आज इस हत्या को 20 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन उनके परिजन आज भी नरेंद्र मोदी को उस हत्या के दोषी मानते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरण पांड्या को लेकर। हरण पांड्या को आखिर में किसने मारा होगा? तो सब जानते हैं। और पांड्या उनको किसने मारा? हरण पांड्या अहमदाबाद के एलिस ब्रिज से चुनाव लड़ते थे और वहाँ से हरण पांड्या कई बार एमएलए भी रह चुके थे और हरण पांड्या भाजपा सरकार के गृह मंत्री भी रह चुके हैं और वो बचपन से ही नरेंद्र मोदी की तरह आरएसएस के सदस्य रहे हैं। और बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी और हरण पांड्या की एक दूसरे से बनती नहीं थी। हरण पांड्या अहमदाबाद के एलिस ब्रिज से चुनाव लड़ते थे और वो वहाँ से 3 बार एमएलए का चुनाव जीत भी चुके थे। और बताया जाता है कि ठीक उसी सीट से नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ना चाहते थे। उसके लिए नरेंद्र मोदी को सबसे पहले हरण पांड्या को उस सीट से हटाना जरूरी था। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो हरण पांड्या को गृह मंत्री के पद से हटाकर राजस्व मंत्री बना दिया था। उसके बाद 2002 में गोधरा कांड होता है, जिसमें हरण पांड्या पर आरोप लगता है कि उन्होंने एक भीड़ को भड़काया, जिसके फलस्वरूप भीड़ ने पार्टी में एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और हरण पांड्या ने इस मस्जिद को वापस बनाने को लेकर भी विरोध किया था। जब सुप्रीम कोर्ट में हरण पांड्या को दोषी ठहराया जाता है तो हरण पांड्या एमएलए और मंत्री पद से इस्तीफा दे देता है। नरेंद्र मोदी ने भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए उनको टिकट ही नहीं दिया, इसलिए हरण पांड्या चुनाव ही नहीं लड़े। अब बात कर लेते हैं हत्या को लेकर। हरण पांड्या हमेशा अपनी कार से अहमदाबाद के लॉ गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे। ठीक उसी प्रकार 26 मार्च 2003 को हरण पांड्या अपनी कार मारुति 800 को लेकर घर से 7 बजे निकलते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए लॉ गार्डन जाते हैं। उसी समय उनकी पत्नी बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है, लेकिन काफ़ी समय हो जाता है, लगभग 3 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, तो उनकी पत्नी को चिंता होने लगती है। तभी हरण पांड्या के सेक्रेटरी नीलेश भट्ट को एक कॉल आता है। वो तुरंत भागकर लॉ गार्डन पहुंचते हैं। तब वो वहाँ जाकर देखते हैं कि हरण पांड्या की कार लॉ गार्डन के पार्किंग स्थल पर खड़ी है। जब वो पास जाकर देखते हैं तो ड्राइवर सीट पर हरण पांड्या की लाश पड़ी हुई होती है, जिनको गोली से भून दिया गया था। इसके बाद इस मामले की जांच शुरू होती है। गुजरात पुलिस एकमात्र गवाह के रूप में पेश करती है ठेले वाले यादराम को। यादराम का कहना था कि हत्या उसकी आंखों के सामने हुई है। यह हत्या देखकर वो इतना घबरा गया था कि वो 1 घंटे तक अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया था और उसके बाद उसने अपने मालिक को कॉल किया था। गुजरात पुलिस के गवाह के अनुसार हरण पांड्या अपने ड्राइवर सीट पर बैठे थे, तभी वहाँ पर 2 लोग पहुँचते हैं जो कि ड्राइवर सीट की खुली खिड़की से गोलियां चलाते हैं। इस हत्या के कुछ टाइम पहले गुजरात में गोधरा कांड हुआ था, जिसको लेकर लोगों को गुजरात पुलिस से भरोसा उठ चुका था। इसके लिए गुजरात की भाजपा सरकार ने इस केस को कुछ दिनों में सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने इस केस की जांच 6 महीने के भीतर पूरी कर दी थी। जब सीबीआई इस केस की जांच कर रही थी, उस टाइम केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी और नरेंद्र मोदी जी के खास दोस्त आडवाणी जी गृह मंत्री थे। और जब सीबीआई की जांच सामने आई तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं था। गुजरात पुलिस की थ्योरी थी हरण पांड्या की हत्या मुस्लिमों द्वारा गोधरा कांड का बदला लेने के लिए की गई थी। इस तरह इस मामले को इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ दिया गया था। सीबीआई ने 30 साल के असगर अली को, जो कि हैदराबाद में रहने वाला था, उसको दोषी ठहराया। असगर अली को दोषी ठहराना सीबीआई के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि असगर अली अपराध की दुनिया से ही आता था और वो मुस्लिम भी था। गुजरात की मौजूदा परिस्थितियों के लिए असगर अली को दोषी ठहराना बहुत ही आसान था। सीबीआई ने इस हत्या के साजिशकर्ता के रूप में मुख्य आरोपी अहमदाबाद के एक मौलाना मुफ्ती सूफियान को माना और सीबीआई ने कहा कि मुफ्ती सूफियान ने हरण पांड्या को मारने की सुपारी असगर अली को दी थी। जब इस केस को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो सीबीआई के पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन फिर भी हरण पांड्या के हत्या के दोष के रूप में जज सोनिया गोखले ने 2007 में पोटा कानून के तहत 12 लोगों को दोषी ठहराया और उनको उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस को लेकर बहुत सारे सवाल सामने आते हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, फिर आप डिसाइड करना कि इनकी हत्या किसने की होगी। पहला सवाल, लॉ गार्डन अहमदाबाद के शहर के बीच में स्थित है, जहाँ से पुलिस थाने की दूरी 2.2 किलोमीटर है, जो कि आने जाने में महज 7 से 8 मिनट का समय लगता है। ऐसे में इस घटना पर पुलिस को पहुंचने में 3 घंटे से ज़्यादा टाइम कैसे लग गया। दूसरा सवाल, सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार हरण पांड्या को ड्राइवर सीट की खिड़की से 5 गोलियां मारी गई थी, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में कार के अंदर एक भी गोली का अंश क्यों नहीं मिला। ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 गोली मारी गई हो और फॉरेंसिक रिपोर्ट में गोली का एक भी अंश नहीं मिला हो। तीसरा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि हरण पांड्या को 5 गोली लगी थी, उसमें से एक गोली हरण पांड्या के प्राइवेट पार्ट से होते हुए पेट को चीर के सीने में निकल गई थी। ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है जब मारुति 800 जैसी छोटी कार में 6 फीट का हटा-कटा व्यक्ति बैठा हो और साइड खुली खिड़की से गोली मारी जाए, तो नीचे से ऊपर की ओर गोली कैसे जा सकती है। नंबर 4, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार हरण पांड्या को एक गोली प्राइवेट पार्ट पर लगी थी, जहां पर सारे शरीर की नसें केंद्रित होती हैं। ऐसे में कार की ड्राइवर सीट तो खून से लथपथ हो जानी चाहिए थी, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में
कार के अंदर एक भी खून का अंश नहीं मिला, सिर्फ ड्राइवर सीट पर और चाबी के छल्ले पर छोटा सा खून का धब्बा मिला। ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है जब बॉडी पर 4 और एक प्राइवेट पार्ट पर गोली मारी जाए और खून ना निकला हो? 500 सवाल। गृह मंत्री रह चुके हरन पांड्या की कॉल डिटेल और मोबाइल क्यों नहीं जांचा गया था? जो कि उस टाइम घटना पर सैमसंग का मोबाइल मिला था, उसकी जांच क्यों नहीं हुई थी? और जनवरी और फरवरी का एक कॉल डिटेल क्यों निकाला गया? जिस टाइम हत्या हुई मार्च में, उस मार्च के मंथ का कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाली गई? इस पर सीबीआई का कहना था कि कंपनी के पास पुराना डाटा अवेलेबल नहीं था। ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है जिस कंपनी के पास जनवरी और फरवरी का डाटा मिल जाए, लेकिन जिस मंथ हत्या हुई उस मार्च मंथ का डाटा क्यों नहीं मिला? यदि पुराना था तो जनवरी और फरवरी का पुराना था, मार्च मंथ का कैसे पुराना हो सकता है? इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हु किल्ड हरन पांड्या के तथ्यों के साथ हरन पांड्या की हत्या लॉ गार्डन में नहीं होकर बल्कि हरन पांड्या का अपहरण करके कहीं दूसरी जगह इनकी हत्या की गई होगी और बाद में हरन पांड्या की बॉडी को कार के ड्राइवर सीट पर रख दिया होगा। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं गुजरात पुलिस के एकमात्र गवाह यादराम को लेकर। यादराम का कहना था यह थी उनकी आंखों के सामने हुई थी, तो ऐसे में कैसा हो सकता है कि 5 गोली लगे और ब्लड भी ना निकले? और वहाँ से पुलिस थाने की दूरी भी 7 से 8 मिनट की थी, लेकिन वहाँ पर 3 घंटे से ज़्यादा टाइम तक पुलिस क्यों नहीं पहुँच पाई? आगे की जानकारी पार्ट 2 में मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।